Hello students, today we will discuss abnormal molecular mass and Van 't Hoff factor. So before starting Van 't Hoff factor and abnormal molecular mass, let us first write colligative properties. So first is RLVP. So RLVP is denoted by P0 minus P divided by P0 is equal to N2 divided by N1 plus N2. So if I write this formula into two different form, then for diluted solution P0 minus P divided by P0 is equal to N2 by N1, and from this formula I can write RLVP into two different form again. P0 minus P divided by P0 is directly proportional to N2, and P0 minus P divided by P0 is inversely proportional to M2. इसका मतलब ये है कि कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, और जो मॉलिक्यूलर मास है सॉल्यूट का उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव एनी वन मोलर सॉल्यूशन, then the compound whose molecular mass is more will show greater value of will show less value of colligative property, और जिनका molecular mass कम होगा वो colligative property ज़्यादा शो करेगा. वो कैसे होगा वो अभी हम नंबर ऑफ एग्जाम्पल से जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा. ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक number of examples. You will able to know that colligative property will depends upon molecular mass in what manner. Okay, so next colligative property हमने डिस्कस किया था वो था डेल्टा TB is equal to KB into molality. That is delta TB is equal to KB into W2 into 1000 divided by M2 into W1. अब हमें पता है कि W2 by M2 is N2, so we can say delta TB is directly proportional to N2 and delta TB is inversely proportional to its molecular weight. Okay, so in the similar way we can say, if we write formula of delta TF, then delta TF is KF into M, that is delta TF is equal to KF into formula of molality, and formula of molality is number of mole of solute per kg of solvent. So here again we can write W2 by M2 as N2, then delta TF is directly proportional to N2 and delta TF is inversely proportional to molecular mass. Okay, and in the similar way, if we write formula of osmotic pressure pi, then pi is equal to CRT, that is N2 RT by V, that is W2 RT by M2V. Okay, so again we can say pi directly proportional to N2 but pi inversely proportional to molecular mass of solute. So we can conclude colligative property is directly proportional to mole of solute and inversely proportional to its molecular mass. ओके, अब ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या है? तो देखिए, अभी हमने जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी किया उसमें आपने देखा होगा कि मैंने सिर्फ 3 एग्जाम्पल लिया था. एक था यूरिया, अनदर था ग्लूकोज और सुक्रोज. तो उसका रीजन क्या है? तो सबसे पहले ये 3 सब्सटेंसेस हैं वो सिर्फ सॉल्वेशन एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब वो डिसोसिएट भी नहीं हो रहा है और एसोसिएट भी नहीं हो रहा है. अब ये डिसोसिएट और एसोसिएट होना क्या है? डिसोसिएट मतलब जो मॉलिक्यूल है जब पोलर सॉल्वेंट की अंदर डिसोल्यूशन एक्सपीरियंस करेगा तो
उसका खुद का कुछ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होगा जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, राइट। तो वो अल्फा है, अकॉर्डिंगली वो उतनी मैग्नीट्यूड से आयंस में कन्वर्ट होगा। सो उसके एक्वियस सॉल्यूशन में 3 डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स होंगे। एक तो मॉलिक्यूल्स खुद है जो सॉल्वेशन में गया है, नंबर 2 कि मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन जो कैटायंस और एनायंस में कन्वर्ट हुआ है। ओके, सो देयर विल बी 3 पार्टिकल्स इफ इट अंडरगो डिसोसिएशन। नाउ व्हाट इज एसोसिएशन? एसोसिएशन मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स है वो सेवरल टाइप ऑफ सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, जो उनका नेचर ऑपोजिट होगा, उसकी प्रेजेंस में वो एक दूसरे के साथ सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े रहते हैं, तो वो डाइमर या ट्राइमर बनाते हैं, मतलब वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, एसोसिएट होते हैं। वो फिनोमिना को हम बोलेंगे एसोसिएशन। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि ये डिसोसिएशन क्या है। ओके, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर। तो उसको समझने के लिए हम पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। वो है बहुत ही सिंपल, कॉमन सॉल्ट। वी नो दैट इट इज इन फॉर्म ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन। मान लीजिए कि हमने 1 मोल NaCl लिया है इन 1 kg ऑफ वाटर। ओके, तो अभी हम ऐसा एज्यूम करें, जो वैसे तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि वो 100% आयोनाइज होता है, मतलब उसका जो अल्फा है उसका वैल्यू है 1, वो 100% कन्वर्ट होता है कैटायंस में और एनायंस में। तो हमें मिल जाएगा 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन एंड 1 मोल ऑफ Cl माइनस आयन। ओके, अभी हम ऐसा अज्यूम करते हैं। अब आप देखेंगे कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं। क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 into Avogadro number. So it will depend upon number of solute particles. Okay, जितना नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ज़्यादा होगा उतना ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो अगर आप देखेंगे कि हमने ऐसा अज्यूम किया था कि जब हम सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसमें NaCl एक्विएटेड होगा, लेकिन वो NaCl एक्विएटेड नहीं है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? इनटू 1 मोल ऑफ Na प्लस एंड 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन। ओके, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमने ऐसा अज्यूम किया था कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स वो होने चाहिए इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। ओके, एज वी टू 1 मोल ऑफ NaCl। लेकिन जब वो कैटायंस और एनायन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये थ्योरेटिकल है, ऐसा हमने बिलीव किया था, लेकिन हमें एक्सपेरिमेंटली क्या मिल रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल देन थ्योरेटिकल वैल्यू। सो एक्सपेरिमेंटली हमें वो सॉलिड पार्टिकल्स डबल मिल रहा है। तो जब हम NaCl को डिसॉल्व करेंगे वाटर में और उसके लिए हम मान लीजिए कि डेल्टा TF दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मेजर करेंगे, तो थ्योरेटिकली वैल्यू क्या हो जाएगा? थ्योरेटिकली वैल्यू हो रहा है KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू 1000। ये फॉर्मूला में सबसे पहले तो 1000 जो सॉल्वेंट है 1 kg वो कट हो रहा है। यहाँ पे हमने अज्यूम किया था कि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स N2 है वो 1 है थ्योरेटिकली, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, क्योंकि वो क्या हो रहा है, वाटर है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है, तो
हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले जितने भी सॉल्वेंट है वो पोलर है। हमने जो कंपाउंड लिया है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अंडरगो डिसोसिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट विद हाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब जो ज्यादा पोलर है उसकी प्रेजेंस में वो स्प्लिट होता है आयंस में। और अभी हमने ऐसा अज्यूम किया कि वो 100% डिसोसिएट हो रहा है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसका है 1। ओके, तो ये जो सॉलिड पार्टिकल हमने कंसीडर किया था 1, उसकी जगह पे अभी वो हो रहा है 2। तो हमें जो डेल्टा TF मिलेगा वो मिलेगा ट्वाइस ऑफ 1.86। सो अगर हम उसकी वैल्यू डबल कर देंगे उतनी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो वो वैल्यू हमें मिलेगी 3.72 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये हमें मिल रहा है एक्सपेरिमेंटली। थ्योरेटिकल वैल्यू कौन सा था? थ्योरेटिकल वैल्यू है 1.86। ओके, तो कौन सा सही है? सो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जो हमने डिटरमाइन किया वो रियल वैल्यू है, और रियल वैल्यूज है वो करेक्ट है। तो वो करेक्ट है जो हमें मिल रहा है 3.72। अच्छा, थ्योरेटिकल वैल्यू क्या था? थ्योरेटिकल वैल्यू अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, थ्योरेटिकल वैल्यूज हमें मिल रही थी 1.86 डिग्री सेल्सियस, जो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो रियल में आयंस में कन्वर्ट होता है ना, वो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है जब उसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे। तो ये वैल्यू करेक्ट है, ये वैल्यू रॉन्ग है। तो अगर आपने सीधा फॉर्मूला लगाया टू डिटरमाइन डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, एंड M इज कंसिडर्ड एज ए mole of solute particles in 1 kg of solvent, and 2 you will take 1, then its value will be equal to KF, that is 1.86, जो गलत है। सही वैल्यू क्या है? 3.72। तो अभी करेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखते हैं उसको एज इट इज रखेंगे, लेकिन जो राइट हैंड साइड का जो भी फॉर्मूला है, whatever the formula is, उसको हम प्रॉपर मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो है I। ओके, सो अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ I इज द करेक्शन फैक्टर। सो I इज द एक्चुअली करेक्शन फैक्टर। तो अभी करेक्शन फैक्टर हम क्या ले सकते हैं? तो देखिए, ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है। तो अगर आप इससे हमें जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिल जाएगा कि अगर हम दोनों तरफ इक्वल करना है, जैसे ये 1 पॉइंट हमें ये मिल रहा है, सॉरी ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिल रही है, एक्सपेरिमेंटली हमें जो वैल्यू मिल रही है वो हमें मिल रही है 3.72। ये प्रैक्टिकली ऑब्टेन्ड वैल्यू है ना, जिसमें हमने ये स्टेप है उसको कंसीडर किया है, वो हमें मिल रहा है 1.86। तो अगर हम I देखेंगे तो I हो जाएगा 3.72 डिवाइडेड बाय 1.86, that is 2। Okay, so when there is a dissociation, the value of I is always greater than 1, लेकिन उसका वैल्यू 1 से कितना ज़्यादा होगा वो डिपेंड करेगा कि उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है। अभी हमने अल्फा को 1 कंसिडर किया, लेकिन वो कभी 1 नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, हमने अभी जो सोडियम क्लोराइड ले लिया, मान लीजिए कि उसके लिए हम आई के जो वैल्यूज़ हैं, वैसे तो आपको याद नहीं रखना है, ये तो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो अगर हम उनकी मोलालिटी ले लेते हैं 0.1 मोलर, उसकी जगह पे उसको 10 टाइम्स डाइल्यूट करते हैं, दैट इज 0.01 मोलर, और ये जो 0.01 है उसको 10 टाइम्स डाइल्यूट करते हैं तो मिलता है 0.001 मोलर। अब ये सबके लिए हम जब I का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, वी टुक NaCl,
तो यहाँ पे उसके लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा वो मिल रहा है 1.87, यहाँ पे मिल रहा है वो 1.94 और यहाँ पे वो मिल रहा है 1.97। अब ये जो वैल्यूज है वो हमने विद द हेल्प ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो कैलकुलेट किया है। ओके, सो यू नो वन रिलेशन नाउ बिटवीन वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, that is number of particles and Van Hoff factor है। तो इन जनरल हम लिख सकते हैं कि I is equal to actual number of solute particles obtained by dissociation divided by number of solute particles taken। तो अभी हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में किसी भी टर्म को डिफाइन करने के लिए जो न्यूमरेटर है उसको 1 ले लेते हैं। ओके, सॉरी, डिनोमिनेटर को 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स को 1 ले लेते हैं। जैसे हमने सोडियम क्लोराइड 1 मोल ले लिया तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स obtained by dissociation। In case of NaCl, we found this value is equal to 2 if alpha is 1, that is percentage degree of dissociation is 100। लेकिन ये तो हर वक्त पे संभव नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि वो 1.87 है, जैसे जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज होता है ये जो I का वैल्यू है वो इंक्रीज होता जाता है। ओके, तो पहले तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर एक जनरलाइज फार्मूला लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है NaCl। से NaCl हैज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। ओके, सो इट गिव्स Na प्लस एंड Cl माइनस। देखो हमने हर वक्त पे 1 मोल ऑफ सॉल्यूट ले लेना है। Now when it undergo dissociation, alpha portion, alpha fraction of 1 mole will undergo ionization, means it will produce cation and anion. So there will be alpha number of cation and alpha number of anions. So at equilibrium, that is when it undergo complete dissociation। ओके, उसका complete dissociation हो जाएगा, maximum dissociation हो जाएगा at given temperature। Here we will keep temperature constant, okay, otherwise it will affect it fractionally। So at equilibrium there will be 1 minus alpha number of NaCl, alpha number of Na plus and alpha number of chloride। So what will be the total number of actual particles? So the total number of actual particles को हमने I से डिनोट किया था। अगर आपको याद हो तो हमने लिखा था कि I is equal to number of actual solute particles divided by the real particles we took। ओके, तो I क्या हो जाएगा यहाँ पे, I is equal to 1 minus alpha plus alpha and plus alpha। So ultimately I is equal to 1 plus alpha। Okay, so here we have formula 1 plus alpha। तो जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, x बार एग्जाम्पल we have 0.1 मोलर NaCl और हमने बोला था कि उसके लिए जो I वैल्यू है वो हम कितना लेंगे। तो अब देखेंगे कि हमने उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सर्टेन वैल्यू जो भी है उसे निकाला था। तो उसके लिए हमें I मिल रहा था
1.87. ओके, अब आई का फॉर्मूला क्या है? इट इज 1 प्लस अल्फा. सो व्हाट विल बी अल्फा? अल्फा इज इक्वल टू 0.87. मतलब वो 87% जितना डिसोसिएट हो रहा है. तो अगर हम 100 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे NaCl के, तो जब वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड करेगा इन एक्वियस फॉर्म, जब वो डिसोसिएट होगा, डिसोसिएशन मैक्सिमम एक्सटेंट पे जाएगा, तो 87 फ्रैक्शन है 100 में से, जो 87 NaCl मॉलिक्यूल्स है वो कन्वर्ट होंगे कैटाइंस और एनाइंस में, और जो 13 है वो अनडिसोसिएटेड रहेंगे. अंडरस्टूड? सो वी आर एबल टू कैलकुलेट व्हाट इज डिग्री ऑफ dissociation if we are able to calculate what is I. Okay, तो हम I कैलकुलेट कर सकते हैं if we know the molecular formula. अब मान लीजिए कि हमें NaCl की जगह पे कोई सब्सटेंस मेंशन किया है, इसे वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट. तो अभी हम ऐसा ही बिलीव करेंगे कि उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है. ओके, सो इट गिव्स Ca2 plus and 2NO3 minus. So if we take initial 1 mole, initial mole is taken 1, then there will be no mole of it, but as it will added into water, it undergo dissociation. Say alpha fraction undergo dissociation, so alpha of Ca2 plus, but 2 alpha of NO3 minus ion will produce, as the stoichiometric ratio is 1 is to 1 is to 2. Okay, so how many CaNO3 twice molecules will left in the solution? They will be equal to 1 minus alpha. How many Ca2 plus ion will be there? Equal to alpha. And how many number of NO3 minus ion will be there? It will be equal to 2 alpha. So we can say here value of I is equal to 1 minus alpha plus 2 alpha. So I is equal to 1 plus 2 alpha. Okay, in the similar way, if we take another substance, say AlNO3 thrice, then it gives Al3 plus 3NO3 minus. So 1 mole. When it will undergo dissociation, alpha fraction will dissociate. Here alpha of Al3 plus ion will form and 3 alpha of NO3 minus will form. So 1 minus alpha will be there at the equilibrium, that is when the maximum extent of dissociation will achieved. So the number of undissociated AlNO3 thrice will be 1 minus alpha, number of Al3 plus will be alpha, and NO3 minus are 3 alpha. So I will be 1 minus alpha plus 3 alpha. So I is equal to 1 plus 3 alpha. Okay. In the similar way, if we have K4FeCN6, so K4FeCN6 undergo dissociation to give 4K plus and FeCN6 whole raised to 4 minus. Okay, so 1 0 0 alpha undergo dissociation, 4 alpha will form and alpha will form, so 1 minus alpha will remain undissociated. So here I is 1 minus alpha plus 4 alpha plus alpha, that is 1 plus 4 alpha. Now we can generalize this formula. If we take NaCl, then and it will produce particles, then total number of particles will be 2. If we take calcium nitrate, then the number of particles are 3. If we take aluminum nitrate, then number of particles are 4. If we take K4FeCN6, then number of solute particles are 5. So according to number of particles formed, we can generalize alpha as I is equal to 1 plus
n minus 1 into alpha. ओके, सो दिस इज जनरलाइज्ड फार्मूला। अगर आप इसके अंदर सभी के वैल्यूज रखेंगे तो आपको वही फार्मूला मिल जाएगा जो अभी हमने डिराइव किया। सो फॉर NaCl I is equal to 1 plus alpha, we opt for calcium nitrate, we opt I is equal to 1 plus 2 alpha. For aluminum nitrate, I will be 1 plus 3 alpha, and for K4FeCN6 it is I is equal to 1 plus 4 alpha. So friends, ये शॉर्टकट है, हम सीधा यही फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको सिर्फ क्या देखना है कि जो गिवन कंपाउंड है उसकी फॉर्मूला में आप देखिए कि सबस्क्रिप्ट क्या है। जैसे यहाँ पे सबस्क्रिप्ट ऑफ पोटेशियम है 4 और FeCN6 होल रेज टू 1 है, तो आपको 4 + 1 5 करना है, बस इतना ही। आपको ये कुछ याद नहीं रखना है। सो 4 1 प्लस इज 5, तो यहाँ पे आपको n वैल्यू 5 ले लेना है। सो 5 - 1 विल बी 4, आपको सीधा फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये सब करने का कोई झंझट है वो हट जाएगा। तो आप सीधा ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला याद रखेंगे व्हेन देयर इज अ डिसोसिएशन। ओके, नाउ व्हाट इज द एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हमने पढ़ा है कि उसके मदद से हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो वो हम देख लेते हैं अब। चलिए, अब हम NaCl को एज ए अननोन सॉल्यूट ले लेते हैं। NaCl एज अननोन सॉल्यूट। ओके, अब हमें क्या काम करना है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है। ओके, सो वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर वेट। तो हमने जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हमने W2 ले लिया 58.5 ग्राम। We took W1 is equal to 1 kg। ओके, और अभी हमने ऐसा बिलीव किया है कि वो 100% डिसोसिएट हो रहा है। हमें पता नहीं है कि वो कितना डिसोसिएट हो रहा है, लेकिन हमने अभी ऐसा बिलीव किया है। ओके, सो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 into W1. So delta TF will be equal to KF into W2 by M2, as W1 is 1 kg. So as W1 is equal to 1 kg, that is 1000 ग्राम, हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। चलिए, अब हमें फाइंड आउट करना है कि उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। सो वी विल मेक M2 एज अ सब्जेक्ट। सो M2 विल बी KF डिवाइडेड बाय डेल्टा TF। तो देखो, जब हम अननोन सॉल्यूट के फॉर्म में ले रहे हैं तो डेल्टा TF तो हमें जो रियल मिलेगा एक्सपेरिमेंटली वही मिलेगा। ओके, जो हमें मिल रहा था इतना ट्वाइस ऑफ 1.86, दैट इज 3.72, और KF जो है 1.86। तो जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हमें मिल रहा है हाफ। मतलब जब हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl फाइंड कर रहे हैं बाय टेकिंग इट एज अ अननोन सॉल्यूट, तो वो हमें मिल रहा है 29.25 ग्राम पर मोल। अब क्या ये जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू हमें मिल रहा है वो करेक्ट है कि जो उसका थ्योरेटिकल वैल्यू है वो करेक्ट है? आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस तो चेंज नहीं होता है। सो जो थियोरेटिकल मास है वो करेक्ट है और एक्सपेरिमेंटल मास है वो रॉन्ग है। तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, हमें मॉलिक्यूलर मास को कोई फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है उसको भी हम क्या बोलेंगे, वांट ऑफ फैक्टर। तो जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर I is actual molecular mass divided by abnormal molecular mass। अब abnormal molecular mass क्या है, जो हमने डिटरमाइन किया by taking experimental value of colligative property and without considering degree of dissociation।
तो वो जो हमें मॉलिक्यूलर मास मिल रहा था इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड वो हमें 29.25 जो हाफ मिल रहा था। तो अगर हम NaCl के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम I फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएगा 58.5 डिवाइडेड बाय 29.25 दैट इज 2। ओके, तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि जो I वैल्यू है, I in case of dissociation, it is always greater than 1, and I value is the number of particles obtained by dissociation. That is, instead of N2 we will write what? 1 plus n minus 1 into alpha. Okay, and I is also molecular mass, theoretical value divided by molecular mass obtained experimentally. Okay, so this is ultimately want of factor I. Okay, now let us take opposite phenomena, that is association, degree of association, and want of factor. Okay, so we will take association, degree of association, and want of factor. ओके, चलिए, तो उसके लिए हम सबसे पहले ऐसे सॉल्वेंट लेंगे जिनका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है वो बहुत ही कम होगा। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ टेकिंग वाटर वी विल टेक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से लाइक बेंजीन। ओके, तो बेंजीन के लिए जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बहुत ही कम है, दैट इज बेंजीन इज नॉन पोलर। अनलाइक वाटर इट इज नॉन पोलर, वाटर है वो पोलर सॉल्वेंट है। ओके, अब हम क्या काम कर रहे हैं कि ये जो बेंजीन है उसके अंदर हम डिसॉल्व करते हैं एसिटिक एसिड को। सो एसिटिक एसिड इज एडेड इनटू बेंजीन। ओके, अब एसिटिक एसिड है वो है पोलर, ये जो सॉल्वेंट है वो नॉन पोलर। तो क्या होगा कि जो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है, OH bond is polar, there are partial charges on oxygen and hydrogen, so molecules will start to attract each other. Okay, मतलब वो सॉल्वेटेड तो रहते हैं लेकिन वो फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एग्जिस्ट होंगे इन फॉर्म ऑफ डाइमर। ओके, अब जब डाइमराइजेशन होगा तो हमने ऐसा बिलीव किया था कि CH3COOH जब डिसॉल्व होगा बेंजीन में तो CH3COOH विल सराउंडेड बाय सॉल्वेंट दैट इज बेंजीन, ऐसा होना चाहिए। लेकिन रियल में क्या हुआ? रियल में ये हुआ कि जो एसिटिक एसिड है वो फॉर्म कर रहा है डाइमर। So these two will attract each other by strong hydrogen bond, and this bond will not undergo disappearance at normal temperature and pressure. So in the benzene, as acetic acid exists in form of dimer, अगर हम 1 mole of acetic acid ले लेंगे, that is 60 ग्राम acetic acid को हम ले लेंगे in 1 kg of benzene, और फिर उसका हम फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी दैट इज W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1
in which W1 is equal to 1000. So ultimately delta TF will be KF into W2 by M2 that is N2. ओके, तो ये जो फॉर्मूला है इसमें अभी क्या हो रहा है कि हमने 1 मोल कंसीडर किया था, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। अभी वो कितना हो रहा है 1/2, क्योंकि जितने भी नंबर्स हैं वो डाइमर हो रहे हैं, मतलब 1 मोल है, N2 इज इक्वल टू 1 है, तो जब वो एसोसिएट होंगे तो वो हाफ हो जाएगा. सो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर ऑल्सो half of Avogadro number. Now colligative properties are directly proportional to what are the number of solid particles. So delta TF directly proportional होता है कि कितने number of solid particles है. तो अब ये solid particles ही जो हमने consider किया था 1, तो 1 नहीं है वो अभी कितना है हाफ है, तो उसका वैल्यू हमें हाफ मिलेगा. So when we determine delta TF for acetic acid dissolved in benzene, so for benzene as KF value is I think so it is 5.12, so अभी हम ले लेते हैं उसकी वैल्यू 5.12. तो थ्योरेटिकली हमें डेल्टा TF मिलना चाहिए 5.12 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वो अभी हमें मिल रहा है half of it, that is 5.12 divided by 2. So 5.12 divided by 2 will be equal to 2.56. ओके, सो वो हमें मिल रहा है 2.56 डिग्री सेल्सियस. तो ये एक्चुअली हमें मिल रहा है. तो कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी करेक्ट है? जो हमें प्रैक्टिकली मिल रही है, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आर करेक्ट एंड थ्योरेटिकल वैल्यूज आर रॉन्ग. ओके, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि जो फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू N2 बाई W1, ये फॉर्मूला को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी फैक्टर से. ये जो फैक्टर है उसको हम आई बोल देंगे. अब ये जो डेल्टा टी एफ है जो हमें एक्सपेरिमेंटली मिल रहा है, ये जो है जो हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं, तो थ्योरेटिकल वैल्यू है उसको हमें कोई फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कोई मल्टीपल से हम मल्टीप्लाई करेंगे. यही है वांट ऑफ फैक्टर. तो फ्रेंड्स जो आई है वो तो हमेशा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है उसकी फॉर्मूला में हम राइट हैंड साइड पे रखते हैं. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें मिल रहा था 2.56, थ्योरेटिकल वैल्यू हमें मिल रहा है 5.12. सो आई को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा 2.56 डिवाइडेड बाय 5.12, that is 1/2. So we can conclude that in case of association, value of I is always less than 1. ओके, तो I वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 होगा. अब मान लीजिए कि हम एसिटिक एसिड को अननोन सॉल्यूट ले लेंगे, तो अब आपको पता चलेगा कि when acetic acid is taken as unknown compound, that is compound whose molecular mass is not known. तो अगर हम ये फॉर्मूले से इसको हम जब डिराइव करेंगे तो देखिए उसका डाइमराइजेशन हो रहा है, तो मॉलिक्यूलर मास हमें डबल मिलेगा. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि आई वैल्यू इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो हमें मिल रहा है 120. ओके, तो वो पूरा अपोजिट है टू डिसोसिएशन, और ये है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास.
जैसे हमें NaCl में मिल रहा था नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास 58.5 और एबनॉर्मल मिल रहा था हाफ ऑफ इट 29.25, तो हमें आई मिल रहा था 2। यहाँ पे क्या होगा कि जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है इन टर्म ऑफ एसिटिक एसिड वी कैन से उसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है वो 60 है, लेकिन जब हम डिटरमाइन करते हैं तो वो हमें 120 मिल रहा है, सो इट इज़ हाफ। ओके, सो जो आई का फॉर्मूला है in any case is same whether it is dissociation or association, but in case of dissociation value of I is always greater than 1, in case of association its value is always less than 1। तो जैसे हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में पढ़ा, जैसे हमने I को डिसोसिएशन में लिखते हैं तो जनरलाइज्ड हम क्या लिखा था कि वो होता है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, वेर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो ये था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वैसे ही अब हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन और आई का जो रिलेशन है वो जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं। ओके, सो मान लीजिए कि हमारे पास कोई कंपाउंड है जिसके n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने कंसिडर किए थे, लेकिन वो एनमराइजेशन हो रहा है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं। तो इनिशियली तो हम 1 लेंगे, यहाँ पे कोई होगा नहीं। अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन जितना होगा उतने ही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव एसिडिक एसिड, और मान लीजिए कि 80% ऑफ एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल्स हैं वो बेंजीन की प्रेजेंस में डाइमराइज्ड हो रहा है। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे हमें पता नहीं है कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना है, सो वी आर टेकिंग अल्फा। सो अल्फा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विल अंडरगो एसोसिएशन, तो जितना वो एसोसिएट होगा फैक्टर n से उतने ही लेस मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे। सो देयर विल बी अल्फा बाय n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स ऑप्ट। जैसे हमने 2 मोल्स एसिटिक एसिड ले लेंगे और वो एसोसिएट हो रहा है तो हमें 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड मिलेगा इन बेंजीन। तो अगर हम ट्राइमराइजेशन कंसीडर करेंगे किसी भी सब्सटेंस का, सो 3 मोल्स हम ले लें तो हमें 1/1 मिल जाएगा। अगर हम 1 मोल ले लेंगे तो हमें 1/3 मिल जाएगा। अगर हम n मोल्स ले लेंगे तो n बाई दैट फैक्टर हो जाएगा, जो भी टाइप ऑफ एसोसिएशन है, डाइमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन। ओके, तो अभी हम बिलीव करते हैं कि उसमें n number of molecules associate हो रहे हैं। So how many molecules without undergoing association will left? 1 minus alpha, and associated particles are alpha by n. So want of factor I क्या है? The actual number of particles। ओके, तो अब एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो गया? 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय n। तो ये आई का फॉर्मूला हो गया। आई का वैल्यू हमेशा हमें लेस देन 1 मिलेगा, लेकिन उसको हम थोड़ा सा जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं। सो इन दिस फॉर्मूला वी कैन रीअरेंज। ओके, सो वी कैन राइट I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। जैसे हम अल्फा को विड्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 माइनस 1 बाई n। सो I इज इक्वल टू, और वी कैन से 1 माइनस I इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन n। समझ रहे हो, हमने पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया, या आप बोल सकते हो कि हमने ये दोनों को इंटरचेंज किए, ये पूरे स्टेप्स को। ओके, तो क्या हो जाएगा? अल्फा, अल्फा विल बी 1 माइनस आई इंटू ब्रैकेट। अब यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाय, सो वी कैन राइट हियर सेम एज अल्फा n माइनस 1 बाई n। अब यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा,
So n divided by n minus 1. ओके, यूजुअली हमारे सिलेबस में होता है डाइमराइजेशन। तो डाइमराइजेशन अगर आपको गिवन है तो आप सीधा n वैल्यू है वो 2 ले सकते हो। तो इन केस ऑफ डाइमराइजेशन हम अल्फा फाइंड कर सकते हैं, वो जाएगा 1 माइनस आई इंटू 2। ओके, बिकॉज 2 minus 1 is 1. So this is formula of डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा। बहुत सारे रेफरेंसेस में अल्फा को x से भी डिनोट करते हैं। सो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन dissociation and association, instead of alpha we can put x for association. Okay, so the degree of association has formula x is equal to 1 minus alpha into n divided by n minus 1. Okay, any doubt? So in next lecture we will find out the relation and we will practice a lot for MCQ. So take care and goodbye.